हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की समय सीमा या सीमांकन और नामकरण। इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आदिकाल की उपलब्धियां, जो आदिकाल में किन किन साहित्यों की रचना हुई थी, उनके प्रमुख रचनाकार कौन से थे, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। तो यह सीमा किस पर आधारित है? राहुल सांकृत्यायन के मत से। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसिंह सेंगर, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। तो दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम जो 7 वर्ष हैं उनमें मानते हैं। तो इन विद्वानों का नेतृत्व किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उनके मत से जो मुंज और भोज है उनका जो समय है 933 ईस्वी, वहां से लेकर के पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में होने लगा था। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश हिंदी कहा है। तो जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया है उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। तो आगे चल करके वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपा, देवसेन आदि कवियों का परिचय रामचंद्र शुक्ल देते हैं उसमें। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वे स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरहपा तक बताते हैं। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादों में रही है, उसी प्रकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा है। तो उसी प्रकार उनकी जो अंतिम सीमा है वो भी विवादग्रस्त रही है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। फिर मिश्र बंधुओं ने 1389 का वर्ष जो है आदिकाल की सीमा स्वीकार किया है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानी है और उन्होंने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। विद्यापति का जो रचना काल है वो सन 1375 से 1418 के मध्य माना जाता है और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा है वो 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, इसमें भी कोई संदेह करने वाली ऐसी बात नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। तो विद्यापति को भक्ति काल में रख करके 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा हम कह सकते हैं। और जो शुक्ल जी ने 1318 ईस्वी के बाद भी जो निर्धारित की है आदिकाल की सीमा, वो भी 2-3 दशाब्दियों तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रचार करता हुआ देखा जा सकता है। तो ये तो पढ़ा हमने आदिकाल का सीमांकन, आदिकाल का जो समय सीमा है वो कैसे निर्धारित हुई थी, उसमें किन किन विद्वानों का योगदान रहा है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर मिश्र बंधु
उन्होंने अपनी जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, उसमें आदिकाल का समय सीमा निर्धारित की। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसी में भी उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के ही समय सीमा का पक्ष लिया, उसी से वे सहमत हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण की जो समस्या है आदिकाल की, नामकरण की समस्या। अब इनका नाम कैसे रखा गया, समय सीमा तो हमने निर्धारित कर ली। अब इसका नामकरण रखने में भी विद्वानों में मतभेद रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है, क्योंकि वे इस काल अवधि में वीर गाथाओं की जो रचना प्रवृत्ति है उसको प्रधान मानकर चले गए थे कि वीर रस या वीरों की गाथाओं का वो काल रहा है रचनाओं में। लेकिन हमने जिन आधार पर चलकर के 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीर गाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा किया गया वीर गाथा काल नाम भी उचित नहीं रह जाता। तो अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की। अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहां तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे उसे, जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल की संज्ञा दी है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल कहकर के संबोधित किया है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल इसे कहा है। तो ग्रियर्सन से पूर्व जो भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये जो ग्रंथ हैं, उनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं गई थी इनकी। और आदिकाल में फ्रांस के जो विद्वान हैं, कौन, गार्सा द तासी, एक फ्रांसीसी विद्वान है गार्सा द तासी, इनका भी नाम सुना होगा आप सबने 12वीं में जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था तब। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए एंदुस्तानी, तो यह ग्रंथ गार्सा द तासी ने लिखा था, एक फ्रांसीसी विद्वान है। उसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू के 738 कवियों के बारे में उसमें लिखा है इन्होंने। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की और आदिकाल के कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तासी के जो उनके पश्चात में जो मौलवी करीमुद्दीन ने तजकिरा ई शुअराई हिंदी नाम का एक इतिहास लिखा था, जिसमें पहली बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की कोई उसमें चेष्टा नहीं की गई थी। तो हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय पहली बार ठाकुर शिव सिंह ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें आकार आदि क्रम अपनाया गया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन और नामकरण की समस्या उसमें भी नहीं आ सकी। तो इस प्रकार काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन रहे? डॉक्टर ग्रियर्सन ही हैं। किंतु उनका दिया हुआ जो चारण काल है उसका नाम भी अनुपयुक्त रहा है। इस काल का समय तो वे 643 ईस्वी तक पीछे ले गए हैं, किंतु उस समय की जो चारण रचना है या चारण प्रवृत्ति की जो रचना है उसका वे उल्लेख नहीं कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनाएं जो 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं है। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में
643 से 1387 जो उनकी समय सीमा है उस वहां तक आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है, जो एक सामान्य रूप संज्ञा कही जा सकती है और उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का कोई आधार नहीं दिखाई देता है। तो उन्होंने अपने जो मिश्र बंधु विनोद उनका जो ग्रंथ है उसमें प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा, इसलिए जो अध्याय है उनके अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी, तो इसीलिए अध्याय के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 से 1290 ईस्वी, चंद पूर्व की हिंदी, चंद कौन, चंद्रवरदाई, उनसे पहले की जो हिंदी है वो 643 से 1143 ईस्वी तक मानी गई है। फिर रासोकाल का समय 1143 से 1290 ईस्वी और उत्तर आरंभिक हिंदी 1291 से 1387 ईस्वी तक। किंतु इन नामों से भी आदिकाल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती है। तो मिश्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का जो इतिहास है आदिकाल के लिए निम्नांकित आधार पर क्या नाम लेकर के उपस्थित हुआ? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ठीक है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश के बाद हिंदी। अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता जो तांत्रिक और जो योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाएं हैं उनके भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगाया जा सकता है। मुंज और भोज जो कवि हैं उनके समय संवत 1050 के लगभग, उसमें तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत निर्धारित हुआ 1050 से 1050 ईस्वी से 1375 तक। ठीक है। जो महाराजा भोज है उनके समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, भोज से लेकर के हमीर देव के समय तक, उनके बाद तक कुछ समय तक। ठीक है। आदिकाल की ये जो परंपरा है उसके बीच में पहले के जो 150 वर्ष हैं उनके भीतर तो रचना की किसी भी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है, चाहे वो धार्मिक रचनाएं हो, नीतिपरक रचनाएं हो, श्रृंगारिक रचनाएं हो, वीर रस की जो रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं, इनका रूप क्या था? दोहे। दोहों में मिलती है। कौन सी? श्रृंगारिक रचनाएं, नीति की रचनाएं, धार्मिक रचनाएं और वीर रचनाएं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है या मुगल काल का जब आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। तो राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जनता की जो मानसिक वृत्तियां हैं उनके साथ कवि की जो मनोवृत्तियां हैं उनके परिवर्तन को आधार बना करके वीर गाथा काल का नाम दिया है, जो उचित कहा जा सकता है। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला वह साहित्य
उससे छूट जाता है, जिसे भले ही शुक्ल ने सांप्रदायिक काव्य कह करके छोड़ दिया हो, किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता है। यह दूसरी बात है कि जिन रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य माना जाता है, उनका जो वर्तमान रूप है वो अप्रामाणिक है। कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। अतः रचनाओं की जो संख्या गिना करके वीर गाथा काल नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो शुक्ल जी ने ये स्वयं भी स्वीकार किया कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है, उनमें से कुछ तो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की जो रूढ़ियां हैं उसमें बहुत कुछ उसमें उससे बद्ध, तो प्राकृताभास हिंदी है। तो इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं भी रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते थे। तो उसी से प्राप्त जो चित्तवृत्ति है, जो मानसिक वृत्ति है, उसको आधार मान करके उन्होंने वीर गाथा काल का नाम दिया, जिससे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी शुक्ल जी के मत का समर्थन किया, किंतु उसके अनुसार उन्होंने जो ग्रंथ है उसमें विषय का वर्णन नहीं किया, बल्कि जो प्रवृत्तियों का जो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की जो विकास यात्रा है, उसको उन्होंने उसमें दिखलाया। तो वे आदिकाल के नामकरण की समस्या से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है वो भी बचे रह गए। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने शुक्ल जी के द्वारा जो नाम दिया गया था उससे वह सहमत नहीं थे। फिर उन्होंने धार्मिक रचनाओं को भी साहित्यिकांग मानने का तर्क दे दिया कि जो धार्मिक रचनाएं हैं धर्म से संबंधित, उनको भी साहित्य की श्रेणी में लाया जाए। फिर जिन रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक रचनाएं कह करके छोड़ दिया था, उन्हें फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण घोषित कर दिया। तो शुक्ल जी का जो तर्क रहा वह निराधार रहा, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता था, तब तो समाज जो है, समस्त जो भक्तिकालीन साहित्य है, उसको धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ता। तो इसलिए जो वीर गाथाओं के अलावा जो काव्य है वो जनता की मानसिक वृत्तियों का ही प्रतीक है, और आदिकाल का नामकरण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल कहा है। तो इनको वो दो खंडों में विभाजित कर दिया उन्होंने। जो प्रथम काल था वो तो भाषा की ओर संकेत करता है, और दूसरा जो है एक वर्ग विशेष का बोध कराता है। तो इससे स्पष्ट है कि ये दोनों नाम मिलकर के किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते। तो नामकरण के संबंध में उनका मत जो है वो निराधार है। फिर राहुल सांकृत्य जो है, उन्होंने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया, केवल दो वर्गों की ओर संकेत किया। सिद्ध जो थे वह स्वयं रचनाकार थे, जबकि जो सामंत थे वो रचना के प्रेरक थे। तो ये संयोग भी तर्कसम्मत नहीं था, और इसके साथ कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां जो थी वो भी रचनाओं की उपेक्षा करती थी। तो नाथपंथी और जो हठ योगी है, उन कवियों के द्वारा, और जो अमीर खुसरो है आदि की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, उसका इस नाम में भी समावेश नहीं होता है। फिर इनके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने इसको नाम दिया वीरकाल आदिकाल को। तो उनका नाम केवल शुक्ल जी के नाम का ही एक रूपांतरण कह सकते हैं हम, जो नवीनता को तो दिखलाता है, लेकिन इस प्रकार के कोई वास्तविक तथ्य जो है वो प्रस्तुत नहीं करता है। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, और जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्पभेद आदि से संबंध सभी गुत्थियां सुलझ जाती है। तो इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। तो भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं। तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की जो सभी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनके
बीज खोज सकते हैं। तो जहां तक रचना और शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए हैं अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और जो वीरता की प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं का ही विकास या विकसित रूप बाद के जो साहित्य में, परवर्ती साहित्य में मिलता है। तो आदिकाल ही सबसे उपयुक्त और व्यापक नाम है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? आदिकाल की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियां, आदिकाल की रचनाएं, आदिकाल की उपलब्धियां, प्रमुख रचनाकार, प्रमुख ग्रंथ, आदिकाल का सीमांकन, आदिकाल के नामकरण की समस्या। तो आज हमारा ये जो आदिकाल, जो हमारे पाठ्यक्रम में आदिकाल है, वह